हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जिससे कि आपको भी लेना देना है, सिर्फ सिलेबस में नहीं, अपने निजी जिंदगी में भी लेना देना है। क्योंकि आज के इस चैप्टर में हम लोग वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ेंगे, और वित्तीय संस्था कहते हैं बैंक को, ठीक है ना। बैंक को वित्तीय संस्था कहते हैं। तो बैंक से तो लेना देना सबका होता है कि नहीं होता है? आपका भी लेना देना होता है। हर एक स्टूडेंट जिनका खाता कोई ना कोई बैंक में तो जरूर भी होगा। तो बैंक से तो सब लोगों को भाई लेना देना है। तो इसलिए आज हम लोग वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग वित्तीय संस्था यानी बैंक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फटाफट से सब बच्चे जुड़ जाइए, एकदम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे साथ पहले जुड़ जाइए, ताकि आज के इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। हाँ तो फटाफट से भाई आप लोग जुड़िए। पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोगों को भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। हाँ तो आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वित्तीय संस्था के बारे में। यह जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का चौथा नंबर चैप्टर, मुश्किल से 2-3 क्लास में खत्म होगा। 3 क्लास, ठीक है ना, या फिर अगर थोड़ा और आराम से किए तो 4 क्लास, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में इसको खत्म करें। प्यारे बच्चों, वित्तीय संस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वित्तीय संस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। वित्त मतलब होता है रुपया पैसा, ध्यान रखिएगा। वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था, वित्त मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है ना। वित्त मतलब रुपया पैसा, मतलब एक ऐसी संस्था जहां सिर्फ रुपया पैसा का बात हो। तो कौन संस्था है जहां सिर्फ रुपया पैसा का बात होता है? कहिएगा कि सर बैंक है। अरे बैंक ही तो है जहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रुपया का बात होता है। बैंक में बैंक में और कोई दूसरा काम होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ रुपया संबंधित काम होगा। चाहे लोन लेना हो, पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, गाड़ी खरीदना हो तो वो भी लोन दे देगा। मतलब हर एक तरह का काम बैंक कर देता है। पैसा से संबंधित जो भी काम है सब बैंक करता है, ठीक है ना। यानी कि वित्तीय संस्था एक ऐसी संस्था है जो लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। लोगों के पास जो रुपया पैसे वाली चीज है ना, उन सभी आवश्यकताओं को वित्तीय संस्था पूरी करता है। तो हम वित्तीय संस्था का अगर परिभाषा लिखना हो तो हम यही लिखेंगे कि हमारे देश एवं राज्य की वैसी संस्था जो लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे परिभाषा अगर लिखना हो प्यारे बच्चों, इसका अगर परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हमारे देश एवं राज्य की, हमारे देश एवं राज्य की वैसी संस्था, हमारे देश एवं राज्य की वैसी संस्था जिससे लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ठीक है ना, उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। उसे वित्तीय संस्था कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वैसी संस्था जिससे वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी देश हो, जैसे आप ऐसे समझिए ना कि हमारे शरीर को खड़ा रहने के लिए हम सीधा खड़ा तभी है जब हमारा मेरुदंड ठीक है। हम सीधा खड़ा तभी है ना जब ये हमारा मेरुदंड ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी रीढ़ का हड्डी, जिस तरीके से एक व्यक्ति को सीधा खड़ा रखने में रीढ़ का हड्डी जरूरी है, उसी तरीके से किसी भी देश को खड़ा रखने में, कोई भी देश तभी खड़ा रह पाएगा, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्था यानी कि बैंक जो है वो मेरुदंड का काम करता है, ठीक है ना। यानी किसी भी देश का वित्तीय संस्था जो है उस देश का मेरुदंड माना जाता है, यानी कि रीढ़ का हड्डी माना जाता है।
ठीक है ना। कोई भी देश, आप इतिहास उलट करके जब पढ़िएगा तो आपको यह पता लगेगा कि बैंक का जब आविष्कार हुआ, जब बैंक खुलने शुरू हुए, उसके बाद ही बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हुए। क्योंकि देखिए, कोई भी उद्योगपति अपने घर से पैसा लगाता नहीं है। जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को देख रहे हैं ना, जैसे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, जितना भी बड़ा बड़ा आप लोग जो देख रहे हैं उद्योगपति, बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन, वो सब उतना पैसा का घर से लगाते नहीं, बैंक से लाखों, बैंक से करोड़ों लोन लिए रहते हैं, अरबों खरबों तक लोन लिए रहते हैं, और बैंक के पैसे से वो अपना तरक्की करते हैं, ठीक है, लोन लेकर के। तो भाई किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में बैंक का योगदान तो बहुत ज्यादा है। आप लोगों का भी बैंक में अकाउंट होगा, जब जरूरत पड़ता होगा तो आप लोग भी बैंक से लोन लेते होंगे। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग बैंक से लोन नहीं लेते थे। पहले के जमाने में ना बैंक से लोग लोन नहीं लेते थे। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग अपने घर के अगल बगल में जो सेठ साहूकार होते थे, वहां से लोन लेकर के, वहां से पैसा कर्जा उधारी लेकर के काम चला लेते थे। लेकिन आज लोग समझदार हो गए हैं। आज कहते हैं कि जब बैंक है तो हम सेठ साहूकार से लोन काहे लेंगे, ठीक है ना। सेठ साहूकार जो होता है वो लोन भी महंगा देता है, जो सेठ साहूकार है ना वो लोन महंगा देता है, लेकिन जो बैंक है वो लोन एकदम सस्ता देता है। बैंक आपको एकदम सस्ता लोन दे देगा, तो फिर क्या जरूरत है सेठ साहूकार से लोन लेने का। इसलिए लोग सेठ साहूकार से आजकल लोन नहीं लेते हैं, लोग भी बैंक से ही आजकल लोन लेते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताएंगे कि कैसे बैंक सस्ता लोन देता है और कैसे सेठ साहूकार महंगा सबको लोन देता है। समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। यानी वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है, याद रखिएगा। हम लिखेंगे कि वित्तीय संस्था, लिखेंगे कि वित्तीय संस्था, लिखेंगे कि वित्तीय संस्था किसी भी देश का, वित्तीय संस्था किसी भी देश का, वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड, वित्तीय संस्था जो है ना वो किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है, माना जाता है। वित्तीय संस्था के कारण ही कोई देश आगे तरक्की करता है, ठीक है। और एक चीज और लिख लीजिएगा, वित्तीय संस्था का अच्छा उदाहरण, वित्तीय संस्था का अच्छा उदाहरण कौन है बाबू, बैंक है। ध्यान रखिएगा, वित्तीय संस्था का अच्छा उदाहरण क्या है, बैंक। क्लियर। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि वित्तीय संस्था क्या होता है, बताइए बाबू। वित्तीय संस्था क्या होता है आपको समझ में आया। वित्तीय संस्था बोले तो बैंक, याद रहेगा, वित्तीय संस्था बोले तो बैंक, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों का बैंक में खाता है, अगर है तो किस बैंक में है जरा बताइए, डरिएगा मत, पैसा वैसा हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोग बताइए किस बैंक में आपका खाता है, बताओ बाबू। अगर आपका बैंक में खाता है तो किस बैंक में है जरा ये बता दीजिए। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, यूको बैंक। अरे यूको बैंक अभी बच रहा है जी बहुत दिन हो गया भाई, यूको बैंक का कोई ब्रांच हम देखे नहीं है, पहले देखते थे। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग समझ गए वित्तीय संस्था क्या होता है। तो सर वित्तीय संस्था बोले तो बैंक, जो लोगों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करे। तो जो लोगों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करता है उसे ही क्या कहते हैं, वित्तीय संस्था कहते हैं। और वित्तीय संस्था दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। आप अगर बैंक में जाते होंगे तो आप कभी देखते हैं कि बैंक दो प्रकार के होता है, एक होता है सरकारी बैंक और एक होता है प्राइवेट बैंक, ठीक है ना। एक सरकारी बैंक और दूसरा होता है प्राइवेट बैंक। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, या तो हम प्राइवेट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी बैंक प्राइवेट नहीं खोल सकता है, ठीक है ना। अगर हमारा मन करेगा कि हम बैंक खोल दें, नहीं खोल पाएंगे। प्राइवेट बैंक कोई नहीं खोल सकता है। लोगों का पैसा आप अपना मन से कैसे जमा कर लीजिएगा बिना सरकार की अनुमति के। अगर हमारा मन करे कि हमें को बैंक खोल दे, कभी खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि बैंक या तो सरकारी होता है, ये मत कहिएगा कि या तो प्राइवेट होता है, या तो अर्ध सरकारी होता है, ठीक है ना। या तो सरकारी या तो अर्ध सरकारी, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें वित्तीय संस्था के प्रकार के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें वित्तीय संस्था के प्रकार कि भाई वित्तीय संस्था के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। अगर हम बात करें वित्तीय संस्था के प्रकार के बारे में कि वित्तीय संस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा वित्तीय संस्था के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे वित्तीय संस्था के, ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय संस्था के दो प्रकार होते हैं,
वित्तीय संस्था के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन दो प्रकार होते हैं भाई? तो पहला हो गया सरकारी, पहला हो गया सरकारी, तो लिखेंगे सरकारी वित्तीय संस्था, सरकारी वित्तीय संस्था। और जैसा कि आपको बताए कि दूसरा प्राइवेट मत बोल दीजिएगा, क्योंकि बैंक कभी प्राइवेट नहीं होता है, सरकार का आधा उस पर कब्जा होता है। अगर प्राइवेट भी है ना तो उस पर आधा सरकार का कब्जा है, यानी कि दूसरा होता है अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी। एक तो हो गया सरकारी और दूसरा हो गया अर्ध सरकारी। तो एक होता है सरकारी वित्तीय संस्था और दूसरा होता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, ठीक है ना। अब आप समझना कि गुरुजी सरकारी अर्ध सरकारी क्या है सर, ये बता दीजिए जरा प्रिंस सर, ठीक है ना, कि सरकारी और अर्ध सरकारी क्या है। तो आप समझो बाबू, वैसा बैंक जिस पर पूरा का पूरा सरकार का एकदम हक है, मतलब जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, वैसा बैंक जो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया और सरकार के द्वारा संचालित भी किया जाता है, उसे सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे सब बैंक जो है ना, जितना भी बैंक आप लोग भारत में देखते हैं, सब बैंक का बाप कौन है पता है? सब बैंक का बाप, बाप कहने का मतलब सब बैंक का जो मालिक है, सबसे ऊपर होता है ना बाबू, सब बैंक के ऊपर में वो सबसे ऊपर में वो बैंक है, उसको क्या कहते हैं? सबसे बड़का जो बैंक है, सबसे बड़ा सबसे पावरफुल बैंक, उसी का बात सब बैंक मानता है। वह बैंक कौन है? नहीं देखते हैं? आपके पास अगर नोट होगा तो देखिएगा, नोट के ऊपर में बैंक का नाम लिखल होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है सबसे बड़का बैंक, ठीक है ना। आरबीआई सबसे हेड है, सब में हेड है। भारत में जितना बैंक देख रहे हैं सबका हेड कौन है? तो आरबीआई है। उसके बाद एसबीआई, एसबीआई प्यारे बच्चों, एसबीआई क्या है? एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जी, सीबीआई क्या है? सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लिखते हैं पीएनबी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ये सब सरकारी बैंक है। फिर लिखते हैं बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? सरकारी बैंक है। समझ में आ गया ना। तो ये सब जो बैंक है वो सरकारी बैंक है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक का, तो प्राइवेट बैंक में प्यारे बच्चों एचडीएफसी बैंक, चलिए जी, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, चलिए जी, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, ध्यान रखिएगा ग्रामीण बैंक क्या है बाबू? अर्ध सरकारी है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक लिखेंगे बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सब जो बैंक है ना, यह सभी बैंक अर्ध सरकारी है। क्लियर? हाँ, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हुआ? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? समझ में आ गया? तो पहला तो होता है सरकारी वित्तीय संस्था। अगर आपसे कोई पूछ दे या परीक्षा में अगर आ जाए, ठीक है ना, कि सरकारी वित्तीय वित्तीय संस्था कितने प्रकार का होता है, परीक्षा में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वित्तीय संस्था कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताइएगा?
वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है सरकारी वित्तीय संस्था और दूसरा होता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। ठीक है ना। सरकारी वित्तीय संस्था का परिभाषा क्या लिखिएगा? सरकार द्वारा स्थापित और संचालित वित्तीय संस्था को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर लिखना होगा सरकारी वित्तीय संस्था के बारे में तो क्या लिखिएगा? पहला, सरकारी वित्तीय संस्था। सरकारी वित्तीय संस्था, अगर सरकारी वित्तीय संस्था का परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि सरकार द्वारा स्थापित और संचालित वित्तीय संस्था को, सरकार द्वारा स्थापित और संचालित वित्तीय संस्था को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है ना। सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है ना। वैसी वित्तीय संस्था जो सरकार के द्वारा स्थापित हो और सरकार के द्वारा संचालित हो उसको सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा हो जाएगा अर्ध सरकारी। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? दूसरा होगा अर्ध सरकारी। दूसरा क्या होगा? अर्ध सरकारी। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? तो लिखेंगे वैसी वित्तीय संस्था जो आरबीआई के दिशा निर्देश, समझिएगा, वैसी वित्तीय संस्था जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और आरबीआई के द्वारा स्थापित किए गए मापदंडों के अनुसार, मतलब आरबीआई का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करेगा। जो भी अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है वह आरबीआई के दिशा निर्देशों को पालन करेगा और आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है, जो मापदंड बनाया गया है, उसके अनुसार ही लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे वैसी वित्तीय संस्था जो आरबीआई के दिशा निर्देशों, लिखेंगे वैसी वित्तीय संस्था, लिखेंगे वैसी वित्तीय संस्था जो आरबीआई के, वैसी वित्तीय संस्था जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन, आरबीआई के दिशा निर्देशों, जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन, वैसी वित्तीय संस्था जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन एवं आरबीआई के द्वारा बनाए गए मापदंडों के अनुसार, आरबीआई के द्वारा बनाए गए मापदंडों के अनुसार, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा बनाए गए मापदंडों के अनुसार लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि जो सरकारी वित्तीय संस्था है वो तो भाई सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है, लेकिन जो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है वो सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा यानी आरबीआई बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं या आरबीआई का जो गाइडलाइन होता है, जो दिशा निर्देश होता है, उसका पालन करते हुए ही अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था काम करती है। ठीक है ना। याद रहेगा? बताओ अब याद रहेगा? फटाफट से बताइए। सारे बच्चों को याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो एक बात याद रखिएगा, एक तो हो गया सरकारी वित्तीय संस्था जो सरकार के द्वारा ही स्थापित है और सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। दूसरा हो गया अर्ध सरकारी जो स्थापित सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन वो चलता है सरकार के दिशा निर्देशों पर, वो चलता है आरबीआई के दिशा निर्देशों पर।
आरबीआई के द्वारा स्थापित किए गए मापदंडों पर, ठीक है ना, तो उसे ही कहते हैं अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। क्लियर? बताओ बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दो प्रकार का वित्तीय संस्था देख लिए। एक प्रकार और है वित्तीय संस्था का, एक प्रकार और है वित्तीय संस्था का, जो कि थर्ड प्रकार है, तीसरा प्रकार है सूक्ष्म वित्तीय संस्था। अब इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। इस गुरुजी ई काय को कहने से नया लॉन्च हो गया सूक्ष्म वित्तीय संस्था। सूक्ष्म वित्तीय संस्था ये कहां से आ गया भाई? ये सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या है सर, जरा इसके बारे में बताइए ना। सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या है? तो लिखेंगे हम लोग। देखो अब सूक्ष्म वित्तीय संस्था ना सिर्फ ऋण उपलब्ध कराता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था जो छोटे पैमाने पर, बहुत छोटे पैमाने पर जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको बहुत सस्ते दर पर ना ब्याज उपलब्ध कराता है। तो छोटे पैमाने पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जो सूक्ष्म वित्तीय संस्था है वो छोटे पैमाने पर गरीबों और जरूरतमंद लोगों को क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है, मतलब कर्जा देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। छोटे पैमाने पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। लिखेंगे छोटे पैमाने पर, लिखेंगे छोटे पैमाने पर, छोटे पैमाने पर गरीब और, छोटे पैमाने पर गरीब और जरूरतमंद, छोटे पैमाने पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को, छोटे पैमाने पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने वाले, ऋण मतलब होता है कर्जा, याद रखिएगा, ऋण मतलब कर्जा, ठीक है ना, उपलब्ध कराने वाली संस्था को, उपलब्ध मतलब बहुत छोटे पैमाने पर जो गरीब हो गए, जो जरूरतमंद हो गए, जिनको जरूरत है, उनको बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था को, उपलब्ध कराने वाली, उपलब्ध कराने वाली संस्था को, उपलब्ध कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं, सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी वो ऐसी वित्तीय संस्था जो बहुत कम ब्याज पर जरूरतमंद लोगों का, गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराए, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। क्लियर? हाँ। और ये जो बैंक खुला सूक्ष्म वित्तीय संस्था वाला, इसमें एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, वो है प्रोफेसर, ये नाम है प्रो यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इस प्रकार से अगर कुछ नाम है, तो बांग्लादेश के थे। तो इस क्षेत्र में ना, सूक्ष्म वित्तीय संस्था के क्षेत्र में बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रो यूनुस का प्रयास जो है वो सराहनीय है। तो लिखेंगे इस क्षेत्र में, लिखेंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बांग्लादेश के, इस क्षेत्र में बांग्लादेश के, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, इस क्षेत्र में बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रो यूनुस, प्रो यूनुस, ध्यान रखिएगा, प्रो यूनुस का प्रयास, यूनुस का प्रयास सराहनीय है, सराहनीय है, ठीक है ना। यानी कि प्रो यूनुस जो थे वो बहुत अच्छा प्रयास किए थे ताकि लोगों को, जरूरतमंदों को बढ़िया कर्जा मिल जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो वित्तीय संस्था में पहला तो हम बता दिए सरकारी, दूसरा बता दिए अर्ध सरकारी, और तीसरा बता दिए सूक्ष्म वित्तीय संस्था। क्लियर हो गया? आइए, यहां पर तो हम लोग देख लिए वित्तीय संस्था के एक प्रकार, लेकिन अब हम लोग वित्तीय संस्था के कुछ और प्रकार देखेंगे। यहां भी हम लोग वित्तीय संस्था के कुछ और प्रकार देखेंगे प्यारे बच्चों। अब फिर से हम लोग वित्तीय संस्था के प्रकार में आते हैं। एक तो उधर देखिए सरकारी और अर्ध सरकारी, और इधर देखेंगे फिर से वित्तीय संस्था के प्रकार। फिर से हम लोग वित्तीय संस्था के प्रकार में आते हैं, फिर से हम लोग वित्तीय संस्था के प्रकार में आते हैं कि वित्तीय संस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, ये जो वित्तीय संस्था है ना, इसके दो प्रकार फिर से हम लोग समझेंगे। कौन कौन? दो प्रकार फिर से हम लोग समझेंगे। पहला जो प्रकार है वित्तीय संस्था का, इसको कहेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय वित्तीय
संस्था, मतलब एक संस्था जो होता है वो देश स्तर पर होता है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, और दूसरा संस्था जो होता है वो राज्य स्तर पर होता है, इसको बोलते हैं राज्य स्तरीय, इसको बोलते हैं राज्य स्तरीय, क्या बोलेंगे, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, इसको क्या बोलते हैं, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? एक होता है बाबू राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। क्लियर हो गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों का क्लियर हुआ? हाँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है, अब हम लोग ये समझेंगे ना कि सर ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है। तो ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए मुद्रा संबंधित क्रियाओं का निर्धारण करे, ठीक है ना, वो ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्त प्रबंधन का काम करे, ठीक है ना, ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए रुपयों पैसों का जुगाड़ करे। अगर देश को कभी रुपयों पैसों का जरूरत हो तो वो कौन देगा, वो देगा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, ठीक है ना। तो ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए मुद्रा संबंधित क्रियाओं का निर्धारण करती है, फिर से सुनाते हैं, वैसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए मुद्रा संबंधित क्रियाओं का निर्धारण करती है और वित्त प्रबंधन का कार्य करती है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, देश के लिए, फिर से याद रखिएगा। और यह राष्ट्रीय वित्तीय संस्था भी दो प्रकार का होता है, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। ये जो वित्तीय संस्था है ना, ये भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना बाबू। ये जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो कौन होता है, एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार। और इधर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार। सबके बारे में बताएंगे, ठीक है ना, भारतीय पूंजी बाजार। क्लियर हुआ? एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार, याद रखिएगा। क्लियर बाबू? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बताइए ना, यहां तक सब लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अब हम आप लोगों को यह बताएंगे कि हो रहा है जी, ठीक है। तो वित्तीय संस्था कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है ना। कौन कौन? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय सॉरी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। जरा देखिए ध्यान से, अब हम आपको जो बता रहे हैं ये वाला पार्ट बता रहे हैं कि जो वित्तीय संस्था है, जो वित्तीय संस्था है यह दो प्रकार के, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। यानी कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कहने का मतलब कि जो देश स्तर पर हो गया, और राज्य स्तरीय कहने का मतलब कि जो राज्य स्तर पर हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना बाबू, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय, समझ में आ गया? सर बुक कब आएगा? सर देखो बाबू, आज 11 तारीख है, आज आपका चुनाव जो है वो समाप्त हो जाएगा, इलेक्शन आज खत्म हो जाएगा, अब चुनाव का बात खत्म। आज के बाद ना सब गाड़ी ये सब चलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। आज के बाद कहीं पर बिना कोई रोक ठोक के गाड़ी आराम से चलेगा। तो आज के बाद चाहे कल पहुंच जाए, परसों पहुंच जाए, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ना हमें लगता है सबके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आज यहां से 10वीं क्लास के किताब को हम निकालने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना। 10वीं क्लास के किताब को आज यहां से जितने भी बच्चों ने ऑर्डर किया है उसको हम यहां से निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करिए, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। इस सप्ताह में हमें पूरा उम्मीद है किताब आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना। इस एकदम इसी सप्ताह में किताब आपके पास रहेगा, हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इस सप्ताह में चला जाएगा, ठीक है बाबू। हाँ, समझ में आ गया ना। चलिए, तो वित्तीय संस्था के प्रकार याद रखिएगा। वित्तीय संस्था के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय मतलब देश स्तर पर, राज्य स्तरीय मतलब राज्य स्तर पर। तो अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है, तो सीधा बता दीजिएगा, ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए मुद्रा संबंधित क्रियाओं का निर्धारण करती है। मतलब देश को अगर कभी मुद्रा का जरूरत हो, या फिर देश के संबंधित जितने भी मुद्रा संबंधित कार्य हो, या फिर वित्त प्रबंधन का कार्य हो, रुपयों पैसा का जुगाड़ करना हो, तो वो सब कौन करेगा? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था करेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर देश के लिए रुपया पैसा का जुगाड़ चाहिए, देश के लिए रुपयों पैसों का जरूरत हो, तो वो कौन करेगा? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था करेगा। कौन करेगा बाबू? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था करेगा। क्लियर एकदम यहां तक सारे बच्चों का? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था करेगा वो। यहां तक सारे बच्चों का एकदम क्लियर है? बताइए हाँ चाहे ना। सारे बच्चों का क्लियर है एकदम? यस और नो करके बता दीजिए।
एकदम क्लियर है ना? तो परीक्षा में अगर आ जाए कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है तो लिख लीजिएगा, ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए मुद्रा संबंधित क्रियाओं का निर्धारण करती है और वित्त प्रबंधन का कार्य करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। अब राष्ट्रीय वित्तीय संस्था भी दो प्रकार का होता है, एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है ना? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। अब कहिएगा कि सर ये मुद्रा बाजार क्या है या पूंजी बाजार क्या है? एक बात समझो, दोनों का काम है कर्जा देना, दोनों का काम है ऋण देना। यानी कि अगर कोई व्यवसाय करना है, अगर कोई बिजनेस चलाना है, तो ये दोनों ने ऋण देने का काम करती है। क्योंकि वित्तीय संस्था है ही किस लिए? लोगों की सहायता करने के लिए। अगर कोई व्यापार करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, या फिर घर बनाना चाहे, कार लेना चाहे, किसी भी काम के लिए ऋण देना, किसी भी काम के लिए कर्जा देना। आप लोगों को लगता है ना कि बैंक का मुख्य काम है पैसा निकालना, पैसा जमा करना। आप लोग इतना ही जानते होंगे, शायद आप लोगों को यही पता होगा कि बैंक का काम बस है कि हम अपन पैसा ले जा करके जमा कर दिए और फिर जब पड़ा तो बैंक से निकाल लिए। आपको लगता होगा कि बैंक का बस इतना ही काम है, लेकिन आपको आधा अधूरा पता है। बैंक का काम सिर्फ पैसा जमा करना और पैसा निकालना नहीं है, वो तो बैंक का छोटा सा काम है, इतना छोटा सा काम है। बैंक का असली काम जो होता है और जहां से बैंक को सबसे ज्यादा फायदा भी होता है, तो वो है कर्जा देना। आप जिस पैसे को बैंक में जमा करते हैं, वो पैसा बैंक अपने घर में के गोदरेज में नहीं रखता है, लॉकर में पैसा बंद करके नहीं रखता है। आप अपना पैसा जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं किसी न किसी को कर्जा दे देता है। समझ आ गया ना? आप बैंक में पैसा जमा किए और बैंक जो है उस पैसे को कर्जा में लगा दिया, किसी को कर्जा दे दिया, ठीक है? और वहां से चूंकि कर्जा दिया तो वो वहां से हमसे ब्याज लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लेगा, और वो इंटरेस्ट ही बैंक का फायदा है। उसमें से कुछ इंटरेस्ट आपको भी देगा, चूंकि आपका भी पैसा तो बैंक में जमा था, तो कुछ इंटरेस्ट आपको देगा और कुछ बैंक रखेगा, और यही बैंक का फायदा है। ठीक है ना? बैंक को फायदा इसी में होता है कि वो आपके पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। ठीक है ना? ऐसे बैंक को क्या फायदा? बैंक को कमाई आप ही के पैसे से होता है। बैंक का अपना 1 रुपया नहीं है, सोच लो बाबू, कोई भी बैंक का 1 रुपया नहीं है, पूरा का पूरा पैसा किसका है? जनता का है। बैंक में तो सब जनता का ही पैसा ना होता है, बताओ बाबू, बैंक में तो सब जनता का ही पैसा होता है, और उस जनता के पैसे को बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके किसी न किसी को कर्जा दे करके फायदा कमाती है। यानी कि बैंक जो है ना वो जनता के पैसे से फायदा कमा रही है। समझ में आया? बैंक जो है वह जनता के पैसे से फायदा कमा रही है। क्या बाबू, समझ आ गया ना? तो ये जो भारतीय मुद्रा बाजार है, ये भी किसी न किसी को ऋण देती है, व्यवसाय के लिए हो गया, उद्योग के लिए हो गया, ठीक है ना? और ये पूंजी बाजार भी ऋण देती है, लेकिन अंतर है, मुद्रा बाजार जो है वो थोड़े समय के लिए ऋण देती है, चाहे तो 1 आध सप्ताह के लिए, बहुत नहीं तो मैक्सिमम 6 माह के लिए। ठीक है ना? अगर 1 सप्ताह के लिए ऋण दे तो उसको कहते हैं अल्पकालीन ऋण, उसको कहते हैं अल्पकालीन, मतलब थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए कर्जा देना। ठीक है ना? या फिर मध्यकालीन, मतलब मैक्सिमम 6 महीने के लिए, तो मध्यकालीन भी कह सकते हैं, अल्पकालीन या मैक्सिमम मध्यकालीन, याद रखिएगा। ठीक है ना? यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार जो है वो या तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है या तो फिर मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। लेकिन ये भारतीय पूंजी बाजार, इसके पास बड़ी पूंजी है, ठीक है ना? तो जब बहुत पूंजी है, ये कहता है कि जितना मन करे उतना पैसा लो, एकदम जितना दिन के लिए उतना दिन के लिए पैसा लो। यानी कि ये जो पूंजी बाजार है ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक है ना? यह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। समझ में आया? यानी कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋण, अगर मुद्रा बाजार का परिभाषा लिखना हो क्या लिखेंगे? वैसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती हो, उसे कहते हैं भारतीय मुद्रा बाजार। अब भारतीय पूंजी बाजार क्या है? ऐसे मौद्रिक बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती हो, उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती हो, उसे कहते हैं पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। समझ में आ गया? तो भारतीय मुद्रा, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय नाम ही है राष्ट्रीय, मतलब देश के लिए, राष्ट्र के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूरा करे, जो देश के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूरा करे उसको कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। अब देखेंगे कि मुद्रा बाजार क्या है और पूंजी बाजार क्या है। तो अभी हम आपको बताया कि मुद्रा बाजार क्या है, जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करे, बस इतना याद रखिए, ज्यादा आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करें। अल्पकालीन कहने का मतलब होता है 1 से 7 दिन। अल्पकालीन, अल्प मतलब होता है थोड़ा, काल मतलब समय, मतलब जो थोड़े समय के लिए ऋण दे,
थोड़े समय के लिए कर्जा दे उसको कहते हैं अल्पकालीन ऋण। और मध्यकालीन मतलब ना ज्यादा समय के लिए ना कम समय के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए, जैसे 1 महीना से लेकर के 6 महीना तक के लिए अगर कोई कर्जा दे रहा है तो उसको कहते हैं मध्यकालीन ऋण, ठीक है ना। तो ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? मुद्रा बाजार। और ये जो पूंजी बाजार है ये दीर्घकालीन है, दीर्घ मतलब होता है लंबे समय के लिए, ठीक है ना। तो लंबे समय के लिए, ठीक है ना, लंबे समय के लिए अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसको कहते हैं दीर्घकालीन ऋण। तो लिखेंगे ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती हो उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। जहां अल्पकालीन ऋण और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था हो उसे कहते हैं भारतीय मुद्रा बाजार। और पूंजी बाजार क्या है? तो ऐसे मौद्रिक बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती हो, ठीक है ना, जो उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती हो उसे कहते हैं भारतीय पूंजी बाजार। उसे क्या कहते हैं? भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे मौद्रिक बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती हो उसे भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बताइए तो एक बार। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक बार बता दीजिए ना। अरे बताइए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक बार बताइए कि हाँ सर जी एकदम पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। परीक्षा में सवाल आ जाता है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। 2 बार परीक्षा में पूछ दिया है बाबू। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पूछेगा कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है इसे। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था लिख दीजिएगा जो देश के लिए मुद्रा संबंधित क्रियाओं का क्या करे, निर्धारण करे। उसके बाद लिख दीजिएगा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार के, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार के बारे में बता दिए है, पूंजी बाजार के बारे में बता दिए है कि जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था करे उसको मुद्रा बाजार और जो दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करे उसको पूंजी बाजार। तो लीजिए कहानी खत्म। ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं लिखा जाएगा? बताओ बाबू, अगर ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ भी जाए तो क्या नहीं लिखा जाएगा? आराम से लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है, एक क्वेश्चन और यहीं से बनेगा। क्या बनेगा कि भारत में संस्थागत वित्तीय स्रोत कौन कौन है? तो भारत में संस्थागत वित्तीय स्रोत 2 गो है। कौन कौन? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार के बारे में बता दिए, पूंजी बाजार के बारे में बता दिए। तो ये सब क्वेश्चन में तो ऐसे ही बन जाएगा। मुद्रा बाजार क्या है? ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती हो उसे मुद्रा बाजार कहते हैं, और जहां दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती हो उसे पूंजी बाजार कहते हैं। क्लियर? तो अभी तक ना 3-4 चीजें हम आप लोगों को बताए हैं जो आपको एकदम याद रखना है। 3-4 चीजें आप लोगों को बताए हैं। अभी तक हम आपको क्या क्या बताए हैं बाबू? सबसे पहला तो वित्तीय संस्था बता दिए। सबसे पहला हम आपको क्या बता दिए? वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था मतलब क्या होता है? बैंक होता है। दूसरा चीज हम आपको क्या बता दिए? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। या तो फिर हम दूसरा आपको बताइए सरकारी वित्तीय संस्था। दूसरा हम आपको क्या बता दिए? दूसरा बता दिए सरकारी वित्तीय संस्था। जो जो चीज अभी बताए हैं ना उसको फिर से रिवीजन करवा देते हैं। पहला तो बता दिए वित्तीय संस्था यानी कि बैंक। दूसरा बताया सरकारी वित्तीय संस्था। तीसरा बताया अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। तीसरा क्या बताया? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था बताए, ठीक है ना। उसके बाद चौथा नंबर पे क्या बताया? चौथा नंबर पे बताया सूक्ष्म वित्तीय संस्था। सूक्ष्म वित्तीय संस्था। चौथा क्या बताया? सूक्ष्म वित्तीय संस्था। ध्यान रखिएगा, चौथा बता दिया हम आप लोगों को सूक्ष्म वित्तीय संस्था। फिर पांचवा क्या बताया? पांचवा बता दिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। पांचवा बता दिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। खाली वित्तीय संस्था के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि बैंक के बारे में। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था बताए। फिर क्या बताया बाबू? पांचवा के बाद छठा नंबर पर क्या बताया? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या बताए? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। और फिर उसके बाद छठा के बाद सातवां नंबर क्या बताए? हम आपको बताए भारतीय मुद्रा बाजार। क्या बताए? भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार। और दूसरा क्या, ये आठवां नंबर पर क्या बताए हैं? भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है ना। इतना ही ना बताए हैं? अभी तक हम आप लोगों को इतना ही टॉपिक पढ़ाए हैं ना? बताओ बाबू, अभी तक हम आप लोगों को इतना ही टॉपिक पढ़ाए हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, क्योंकि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था तो पढ़ लिए हम लोग। जरा देखो बाबू, यहां पर वित्तीय संस्था के 2 प्रकार बताए थे ना, राष्ट्रीय और राज्य। क्या 2 प्रकार बताए थे ना? एक तो बताए थे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा क्या बताए थे? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था तो बता दिए कि सर राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार के, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ठीक है ना।
लेकिन अब पढ़ेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो प्यारे बच्चों, ये जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है ना, जरा देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था दो प्रकार के, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। लेकिन अगर हम इधर आते हैं कि गुरुजी ये राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कितने प्रकार का होता है, तो ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कौन कौन? तो एक होता है संस्थागत वित्तीय संस्था, और दूसरा होता है गैर संस्थागत। एक होता है संस्थागत और दूसरा होता है गैर संस्थागत। समझ में आया? संस्थागत वित्तीय संस्था और दूसरा होता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। ठीक है ना? जैसे कोई बैंक हो गया तो वो संस्थागत होगा भाई, वो रजिस्टर्ड है सरकार के द्वारा। ठीक है ना? बैंक हो गया, चाहे कोई भी बैंक आ जाए, वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है तो वो कहलाएगा संस्थागत वित्तीय संस्था। एक होता है गैर संस्थागत, मतलब जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे महाजन हो गया, सेठ साहूकार। आप कर्जा दो जगह से लेते हैं, या तो बैंक से या तो सेठ साहूकार के यहां से, जिसके पास खूब पैसा हो। ठीक है ना? तो संस्थागत हो गया जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, गैर संस्थागत महाजन हो गया, सेठ साहूकार हो गया, व्यापारी, ये सब हो गया। ठीक है ना? तो जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है वो दो ही जगह से ऋण उपलब्ध कराता है, या तो संस्थागत या तो गैर संस्थागत। हम आपको शुरुआत में बताए कि जैसे देखिए, आपको हम इधर ले चलते हैं, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। आप इस लिस्ट को देखिए, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अभी आपको बताया ना कि भैया राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था जो है वो दो प्रकार का होता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था जो होता है वो कितने प्रकार का? तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है संस्थागत और दूसरा होता है गैर संस्थागत। बताया ना बाबू? एक होता है संस्थागत वित्तीय संस्था और दूसरा होता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। तो जो संस्थागत है उसमें तो बैंक आ जाएगा, जैसे सहकारी बैंक आ गया, प्राथमिक सहकारी समिति, ये भी बैंक का ही एक प्रकार है, भूमि विकास बैंक आ गया, व्यवसायिक बैंक आ गया, ग्रामीण बैंक आ गया, नाबार्ड भी एक प्रकार का बैंक होता है जो किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये सब जो है वो संस्थागत है। संस्थागत मतलब सरकार के दिशा निर्देशों पर चलने वाला संस्थान है, सरकार के नियम कानून पर चलने वाला संस्थान है। लेकिन इधर हो गया गैर संस्थागत, मतलब प्राइवेट। महाजन मतलब जो रुपया पैसा कर्जा देता है गांव घर में, सेठ साहूकार, व्यापार, या फिर अगर अच्छा आपको पैसों का जरूरत है, अगर आपको ऋण लेना है, कर्जा लेना है, तो आप दो जगह पर से ले सकते हैं, या तो संस्थागत जगह से ले सकते हैं या तो गैर संस्थागत जगह से ले सकते हैं। अगर आपको कर्जा का जरूरत है तो दो जगह से ले सकते हैं, या तो संस्थागत जगह से या तो गैर संस्थागत जगह से। यानी कि जो रजिस्टर्ड जगह, जैसे सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड जगह है बैंक, तो आप बैंक से कर्जा ले सकते हैं, या तो फिर आप या तो महाजन के पास से कर्जा ले सकते हैं। महाजन मतलब होता है ना, गांव घर में देखते हैं ना, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जो सिर्फ कर्जा ही देने का काम करे। ठीक है ना? तो उसको कहते हैं महाजन। दूसरा हो गया सेठ साहूकार। गांव घर में जो सेठ साहूकार होता है उसके कहां से आप कर्जा ले सकते हैं। अगर कोई व्यापारी है तो उससे कर्जा ले सकते हैं, या तो फिर आपको अगर पैसा का जरूरत पड़ता है तो रिश्तेदार के यहां से भी पैसा ले लेते हैं। फोन करते हैं कि मामा जी, फुआ जी, फूफा जी, हमको पैसा का जरूरत है, जरा पैसा भेजिए, तो रिश्तेदार से आप पैसा लेते हैं। लेकिन पैसा लेते हैं, उसके बाद आपका रिश्तेदारी खत्म हो जाता है। अगर रिश्तेदार से कर्जा लीजिएगा आपका रिश्ता ही बच नहीं पाएगा। ठीक है ना? हाँ, महाजन से कर्जा लीजिएगा, सेठ साहूकार से कर्जा लीजिएगा, आपके माथा पर सवार रहेगा 24 घंटा आकर के, कहेगा समझना बाबू। लोग पहले क्या करते थे कि बैंक के पास से कर्जा नहीं लेते थे। अगर पैसा का जरूरत पड़ा ना तो सीधे सेठ साहूकार के पास चले जाते थे, वहां से कहते थे सेठ जी पैसा का जरूरत है, हमको जरा काम चला दीजिए। अब सेठ जी क्या करते थे? कहते थे कि हम सूद पर पैसा देंगे, ब्याज पर पैसा देंगे। तो होता था कि सर तक कैसे ब्याज पर दीजिएगा? तो सेठ जी कहते थे कि 5 रुपये सैकड़। यानी कि सोचो, अगर आप 1000 रुपया कर्जा लेते हो प्यारे बच्चों, आप समझिएगा यहां पर ना अंतर समझा रहे हैं। अगर आपको कर्जा का जरूरत है, एक तरफ आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा आप कर्जा ले सकते हैं सेठ से, जो सेठ साहूकार है। जो सेठ साहूकार है यहां से आप कर्जा ले सकते हैं। दोनों में अंतर समझाते हैं। मान लिया जाए कि आप 10,000 का कर्जा लिए, 10,000 का कर्जा लिए, सेठ साहूकार कहेगा कि हम 5 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से कर्जा देंगे। ठीक है ना? 5 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा ब्याज। यानी कि जो सेठ साहूकार होगा इसका ब्याज कैसे चलेगा? 5 रुपये सैकड़ा चलेगा। अब समझिएगा, 100 रुपया का 5 रुपया हो गया बाबू, समझना जरा ध्यान से। अगर 100 रुपया का रहेगा, 100 रुपया का 5 रुपया, मतलब एक महीना में 100 रुपया का 5 रुपया सेठ जी आपसे ब्याज ले लेंगे। तो जब 100 रुपया का 5 रुपया, तो 1000 का कितना हो गया? 1000 का हो गया कितना? 10 × 50 ना हो गया। अब फिर अब जब 10,000 का आएगा बारी, तो बाबू 10,000 का कितना हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा 500 रुपया। यानी कि अगर आप सेठ जी से कर्जा लेते हैं,
अगर आप सेठ जी से कर्जा लेते हैं तो प्रत्येक महीना आपको 500 रुपया सूद भरना पड़ेगा। यानी कि साल में कितना हो गया, 12 25 60, यानी कि आप 10,000 रुपया कर्जा लिए थे, एक साल के बाद सूद जोड़ करके यह कर्जा जो हो जाएगा यह हो जाएगा 16,000 रुपया। समझ आ रहा है ना? आप 10,000 कर्जा लिए थे, एक साल में सूद जोड़ करके हो गया 16,000 रुपया। गांव घर में इसीलिए पैसा लोग सूद ब्याज पर देता है। बताओ बाबू, गांव घर में सूद ब्याज पर ऐसे ही ना देता है बाबू कर्जा कि हम 5 रुपए सैकड़ा देंगे। तो 5 रुपए सैकड़ा अगर कर्जा लोगे भाई तो 100 रुपया का तो 5 रुपया हो गया, तो 1,000 का कितना हो गया, 50 रुपया। 1,000 का कितना हो गया, 50 रुपया। तो फिर प्यारे बच्चों 10,000 का कितना हो जाएगा, यहां पर 10,000 ना जी, 10,000 का कितना हो जाएगा, 10,000 का 500 रुपया हो जाएगा। 10,000 का कितना, 500 रुपया हो जाएगा। तो भाई आप ये समझो 10,000 का 500 रुपया कर्जा हो रहा है, तो एक साल का 12 महीना 12 गुने 500 कितना हो गया, 60, 6,000। यानी कि 10,000 आप कर्जा लेंगे तो एक साल के बाद सेठ जी को भरना पड़ेगा 16,000 रुपया। लेकिन अगर आप बैंक से कर्जा लेते हैं 10,000 रुपया, समझिएगा 10,000 रुपया अगर आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो 5 रुपये सैकड़ा ये भी देगा, 5 रुपये सैकड़ा ये भी देगा, लेकिन ये वर्ष के अनुसार देगा। 5 रुपये सैकड़ा ये भी देगा लेकिन ये वर्ष के अनुसार देगा, यानी एक वर्ष में 5,000, ठीक है ना, सॉरी एक वर्ष में, यानी कि 100 रुपया का बढ़ेगा 5 रुपया। लेकिन कितना दिन में, देखिए सेठ साहूकार वाला एक के महीना में, सेठ साहूकार वाला मासिक ब्याज बढ़ता है, जबकि बैंक वाला कर्जा वार्षिक ब्याज बढ़ता है। यानी कि 100 रुपया का 5 रुपया, तो बाबू 1,000 का कितना हो जाएगा, 1,000 का कितना हो जाएगा, 1,000 का कितना हो जाएगा, 1,000 का हो जाएगा 100 रुपया का 5 रुपया, तो 1,000 का हो गया 50 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ, 5 रुपए से। अच्छा ये बात हम आपको समझा रहे थे, ये वाला जो है समझ में आ गया ना, 5 रुपए प्रति सैकड़ा वाला जो है 1,000 का 5 मतलब महीना में लेता है, इतना बाबू महीना में आपका हो जाएगा। क्या हुआ भाई, कहां लिख दिए हैं 10,000 जी, 10,000 10,000 5 रुपए सैकड़ा 100 रुपया 10,000, अच्छा 1,000 यहां पर लिखा गया, यही सब जो है ना 1,000 यहां पर लिखा गया, एक शून्य ज्यादा पड़ गया था। आप सही हो गया ना, अब तो सही हो गया, अब तो ठीक हो गया, अब तो कोई दिक्कत ना है। चलिए देखो बाबू, यानी कि अगर आप सेठ साहूकार से 10,000 रुपया कर्जा लेते हैं तो वो कहेंगे कि हम देखो 100 रुपया का 5 रुपया ले लेंगे, एक महीना में 5 रुपए सैकड़ा देंगे, सैकड़ा मतलब 100 होता है, यानी कि एक महीना में 100 रुपया का 5 रुपया हो जाएगा। फिर 1,000 का हो जाएगा 50 रुपया, और ये 10,000 का हो जाएगा 500 रुपया। यानी कि अगर आप सेठ जी से कर्जा लेते हैं तो हर एक महीने आपका 500 रुपया बढ़ेगा, हर एक महीने कितना बढ़ेगा, 500 रुपया बढ़ेगा। लेकिन वही आप अगर बैंक से कर्जा लेते हैं तो हर एक महीना नहीं, हर एक वर्ष, ये वर्ष में बढ़ रहा है 500 और ये महीना में बढ़ रहा है 500। सोच लो बाबू, ये महीना में 500 बढ़ेगा और ये एक वर्ष में 500 बढ़ेगा, तो ज्यादा बढ़िया कहां से है, ज्यादा बढ़िया कहां से है, बैंक से कि सेठ जी से कर्जा लेना, कहिएगा कि सर बैंक से, ठीक है ना, बैंक से ना सर 1,000 में 3 रुपया लेता है, ठीक है मान लेते हैं 3 रुपया, चलो आप ही का बात मान लेते हैं 3 रुपया लेगा, चलिए हम यहां से सब हटा देते हैं, 3 रुपया लिया, हम यहां से ना 3 ही रुपया मानते हैं, आपके तरफ अगर 3 रुपया चलता है तो 3 रुपया ही, चलिए भाई अगर 100 रुपया का लिया कितना, 3 रुपया, हम कितना मानते हैं 3 रुपया, तो 1,000 का कितना हो गया बाबू, 1,000 का हो गया कितना 30 रुपया हुआ ना। अब उसके बाद 10,000 का कितना हो गया, 10,000 का हो गया 300 रुपया। अब अगर एक साल का जोड़िएगा, एक साल का जोड़िएगा तो 12 गुने 300, 12 गुने 300 यानी 3600, यानी कि 10,000 आप कर्जा लिए हैं, एक साल के बाद आपको 10,000, ध्यान रखिएगा इसमें 3600 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, 3600 मतलब 13,600, इतना रुपया कर्जा आपको देना, ये चुकाना पड़ जाएगा 13,600। यानी कि अगर आप 3 रुपये भी कर्जा लेते हैं, जीविका में ना 1 रुपये मिल जाता है, तो सब लोग जीविका से कर्जा लेता है। हम यहां पर समझाना चाह रहे हैं, जो टॉपिक है उसको समझाना चाह रहे हैं ना बाबू, जीविका उविका का बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेठ साहूकार से 10,000 कर्जा लेते हैं, अगर 3 रुपये सैकड़ा भी, तो आप लोगों को एक साल में 3600 रुपया एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। लेकिन वही आप अगर बैंक से लेते हैं तो आपको साल भर में 500 रुपया भरना पड़ेगा। तो बताइए फायदा किसमें है, उसमें 3600 भरना पड़ रहा है हमको साले भर में, इसमें मात्र 500 भरना पड़ रहा है। तो फायदा तो हमको बैंक से ना कर्जा लेने में है, लेकिन पहले लोग बैंक से नहीं लेते थे, क्योंकि सोचते थे कि अरे बैंक से जाते हैं बड़ी तरह के कागज पत्र मांग देता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
तो याद रखिएगा कि जब भी कर्जा लेना चाहिए तो बैंक से लेना चाहिए, सेठ साहूकार ये सबसे कर्जा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आया? ये वाला चीज समझ में आ गया ना। वित्तीय संस्था क्या है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो परीक्षा में एक सवाल आता है यहां से बाबू, परीक्षा में एक सवाल आता है ये वाला, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है? देखिए ना 2015 में और 2017 में 2 बार ये सवाल अभी तक आया है। तो क्या लिखेंगे? हमारे देश एवं राज्य की ऐसी संस्था जो लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे कहते हैं वित्तीय संस्था। ये तो बता दिए। और ये 2 प्रकार का, कौन कौन? राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार के, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार के, गैर संस्थागत, असंस्थागत। यही तो अभी तक हम आपको पढ़ाए हैं। अभी तक हम आप लोगों को इतना ही ना पढ़ाए हैं, अभी तक हम आप लोगों को इतना ही पढ़ाए हैं कि बाबू वित्तीय संस्था 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय भी 2 प्रकार के, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो अल्पकालीन ऋण प्रदान करे, पूंजी बाजार जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था ये भी 2 प्रकार के, संस्थागत और गैर संस्थागत। सब याद हो गया? ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करके पूछता है कि राज्य के वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो राज्य के वित्तीय संस्थानों को 2 भागों में बांटा गया है, संस्थागत और दूसरा हो गया इधर गैर। देखिए ये हो गया गैर संस्थागत और ये हो गया संस्थागत। तो राज्य के वित्तीय संस्था को 2 भागों में बांटा गया है, गैर संस्थागत और संस्थागत। तो संस्थागत में कौन कौन आ गया? संस्थागत में सहकारी बैंक आ गया, प्राथमिक सहकारी समिति। ये भी सबके बारे में पढ़ाएंगे कि सहकारी बैंक क्या है, प्राथमिक सहकारी समिति क्या है, भूमि विकास बैंक क्या है, व्यावसायिक बैंक क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, ये सब समझाएंगे। और गैर संस्थागत क्या हो गया? महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब जो हो गया ना, ये हो गया गैर संस्थागत। ठीक है। राज्य के वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा गया है? बताओ बाबू, राज्य के वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, संस्थागत, गैर संस्थागत। मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा रहा है ये क्वेश्चन। देखिए ना 2024 में आया है कि राज्य के वित्तीय संस्थान, तो देश का वित्तीय संस्थान 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या बताया? देश का वित्तीय संस्थान 2 प्रकार का होता है। कौन कौन बताया? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। लेकिन राज्य का वित्तीय संस्थान 2 प्रकार का होता है, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत में आप लोगों को बतावे किए, ये सब हो गया सहकारी बैंक, प्राथमिक समिति। और गैर संस्थागत में महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब हो गया। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि अब आप चुटकियों में बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया बाबू? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? हमें लगता है कि यहां तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? चलिए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ चाहे ना बताइए जल्दी जल्दी से। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, अभी हम आप लोगों को क्या क्या बताएं, ये सब के बारे में ना थोड़ा विस्तार से अब बात करेंगे। जैसे ये जो प्राथमिक सहकारी समितियां हो गया, सहकारी बैंक हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया, इन सब चीजों के बारे में ना हम लोगों को अब थोड़ा सा विस्तार से जानना है, ध्यान रखिएगा। तो गैर संस्थागत तो आप लोगों को पता लग ही गया कि गैर संस्थागत क्या होता है। गैर संस्थागत के तो बारे में बातें नहीं करना है। गैर संस्थागत तो आपको पता लग गया कि जो गांव घर, रिश्तेदार, जो अड़ोस पड़ोस, सेठ साहूकार से जो कर्जा लेते हैं उसको गैर संस्थागत कहते हैं। तो संस्थागत स्रोतों से ग्रामीण गरीब परिवारों को कर्ज तो मिल जाता है, लेकिन अधिक ब्याज दर और महाजन द्वारा किए गए अन्य प्रकार के शोषण से गरीब मजदूरों का शोषण होता है। देखिए, आप फिल्मों में देखते होंगे कि जो गरीब होते हैं बेचारा, वो कर्जा लेते हैं महाजन से, सेठ साहूकार से, लेकिन समय पर जब वो कर्जा नहीं देते हैं, ठीक है ना, समय पर जब वो कर्जा नहीं देते हैं तो बेचारे का जबरदस्ती जमीन हड़प लिया जाता है, धन संपत्ति ले लिया जाता है। तो इसलिए गैर संस्थागत जगह से कर्जा लेने में बड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी कर्जा लेना चाहिए तो संस्थागत जगह से ही लेना चाहिए। ज्यादा आप नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा 5-10 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट और रुक जाइए, बस ना सिर्फ इन सब चीजों के बारे में बता दें कि ये होता क्या है, सहकारी बैंक क्या होता है, प्राथमिक सहकारी समिति क्या होता है, जब थोड़ा सा ये बता दें। क्योंकि आज हम ये पढ़ाए हैं, फिर कल हम जब ये पढ़ाएंगे ना तो लगेगा कि थोड़ा सा पुराना हो गया, तो इसलिए आज अभी अभी पढ़ा देंगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 स्लाइड तो है, तुरंत हो जाएगा, 5 मिनट रुक जाइए बस। तो समझ में आ गया ना? तो ये हो गया गैर संस्थागत। तो आप लोग हमें बताइए कि क्या संस्थागत जगह से कर्जा लेना चाहिए कि गैर संस्थागत जगह से? बताओ आप लोग बाबू, कर्जा संस्थागत जगह से लेना चाहिए कि गैर संस्थागत जगह से? आप कहिएगा कि सर गैर संस्थागत जगह से नहीं लेना चाहिए। फिल्मों सब में देखते हैं कितना अत्याचार किया जाता है गरीबों पर। लेकिन गैर संस्थागत को हटाते हैं, संस्थागत की बात करते हैं। हर एक जिला में जिला सहकारी बैंक होता है बाबू। जिला सहकारी बैंक ग्रामीण स्तर पर भी काम करता है, जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, ठीक है ना। और ये क्या करता है? ऋण देने का कार्य करता है, कर्जा देने का ही काम करता है जिला सहकारी बैंक, ठीक है ना।
सहकारी बैंक जो है वो कर्जा देने का ही काम करता है। ग्रामीण स्तर पर होता है प्राथमिक सहकारी साख समिति। आप लोगों के भी जिला में होगा, भले आपको इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन सहकारी बैंक आपके जिला में भी होगा, ठीक है ना। ग्रामीण स्तर पर होता है सहकारी साख समिति, जिला स्तर पर होता है केंद्रीय सहकारी बैंक, और राज्य स्तर पर होता है राज्य सहकारी बैंक। प्यारे बच्चों, अभी बिहार में 25 गो केंद्रीय सहकारी बैंक है, और राज्य में, चूंकि राज्य में 1 गो होता है ना, तो राज्य में 1 गो सहकारी बैंक है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा कि बिहार में कुल कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है। केंद्रीय सहकारी बैंक याद रखिएगा जिला स्तर पर होता है, याद रखिएगा केंद्रीय सहकारी जिला स्तर पर, प्राथमिक सहकारी गांव स्तर पर, राज्य सहकारी राज्य स्तर पर। तो राज्य में तो 1 गो होगा जो सबसे हेड होगा, और केंद्रीय सहकारी बैंक ये जिला में होता है 25 गो है। ये बिहार में कितना है? 25 गो है। सब जिला में नहीं है, 2-3 जिला ऐसा है जहां पर नहीं है। तो 25 गो केंद्रीय सहकारी बैंक है। क्लियर? तो ये हो गया प्यारे बच्चों सहकारी बैंक, जहां से कि आप ऋण ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, परीक्षा में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या बताए? देखिए, सहकारी बैंक तो हम आपको समझा दिए क्या होता है। प्राथमिक सहकारी समिति क्या होता है? प्राथमिक सहकारी समिति, प्राथमिक सहकारी समिति, और उसके बाद होता है भूमि विकास बैंक। यही ना बताए हैं, प्राथमिक सहकारी समिति और फिर होता है भूमि विकास बैंक। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक सहकारी समिति क्या होता है। देखिए ना, इस फोटो को देखिए, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। प्राथमिक समिति है ना, जहां पर कि लोग जाते हैं और वहां से कर्जा लेते हैं, ठीक है ना, जहां से लोग जाते हैं और कर्जा लेते हैं। आप लोगों को ना हम जरा फोटो दिखाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। देखिए, ये हो गया प्यारे बच्चों, आप जरा ना गौर से देखिए, देख लीजिए, ये है प्राथमिक सहकारी समिति। देख रहे हैं ना, इस प्रकार का समुदाय भवन के जैसा एक भवन रहेगा, और वहां पर रहेगा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। खेती उती करने के लिए अगर ऋण चाहिए तो यहां से जाकर के आप ले सकते हैं, या तो फिर भूमि विकास बैंक से भी ले सकते हैं। देखिए, यह है भूमि विकास बैंक, यहां से भी जाकर के ले सकते हैं। तो ये सब ना आप लोगों के यहाँ होता है, आपके जिला में होगा, अनुमंडल में होगा, लेकिन आप लोग कभी देखे नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि भाई ये सब क्या चीज है। बैंक आप लोग जानते हैं, ये सब आप लोग कभी देखे नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सहकारी समिति क्या है, तो याद रखिएगा यह कृषि से संबंधित होता है, और यह सामान्यतः 1 वर्ष के लिए ऋण देता है। यानी कि कृषि साख समिति जो है वह कृषि से संबंधित होता है। खेती उती के लिए ऋण चाहिए तो वो आपको दे देगा, लेकिन 1 वर्ष के लिए देगा। 1 वर्ष के बाद आपको एकदम हर हाल में ऋण चुकाना है। बहुत विकट परिस्थिति आएगा तो ये 2 साल और कहेगा कि भाई चलिए मैक्सिमम 3 साल के लिए हम ऋण देंगे मैक्सिमम, लेकिन 3 साल के लिए बहुत कम ही लोगों को देता है। अभी बिहार में कितने प्राथमिक सहकारी समिति हैं? 6842। कम से कम संख्या याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बिहार में कितने सहकारी ये प्राथमिक सहकारी समिति है, तो बिहार में 6842 प्राथमिक सहकारी समिति है। बिहार में कितने सहकारी समिति हैं? 6842। ये समझ में आ गया। सहकारी समिति ये क्या करता है? कृषि से संबंधित ऋण देता है। उसके बाद तीसरा हो गया भूमि विकास बैंक। ये भूमि विकास बैंक क्या है? ये भी ऋण देता है। आपको हम क्या बताएं, यहां पर जितने संस्था हैं, इधर आप जितना संस्था देख रहे हैं, चाहे सहकारी बैंक बता दिए, प्राथमिक सहकारी समिति बता दिए, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, ये सब ऋण देने का काम करता है, कर्जा देने का काम करता है, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम सबके बारे में देखते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बता दिए प्राथमिक सहकारी समिति के बारे में। अब बात करते हैं भूमि विकास बैंक। ये भूमि विकास बैंक है क्या, ठीक है ना। अनुमंडल नहीं पता आपको क्या होता है? एक लड़के पूछ रहे हैं कि सर अनुमंडल क्या होता है। आप कुछ दिन में कहिएगा कि सर हमको जिला का नाम नहीं पता है। जिला क्या होता है? अनुमंडल मतलब होता है सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, चलिए, ये भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है किसानों को। किसानों को ही ऋण देता है, खेती करने के लिए किसानों को ही ऋण देता है, लेकिन दीर्घकालीन ऋण, लंबे समय के लिए ऋण, 15 साल 20 साल के लिए ऋण चाहिए, भूमि विकास बैंक से जाकर के ले लीजिए। आप अपने जिला में जाकर के भूमि विकास बैंक खोजिएगा, मिल जाएगा, और भूमि विकास बैंक से जाकर के ऋण लीजिए। आपका कुछ कागज पत्र मांगेगा, खेत उत कर रसीद मांगेगा, आपको ऋण दे देगा, ठीक है ना। तो भूमि विकास बैंक क्या है कि राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया था। जो किसान है उनको लंबे समय तक के लिए ऋण देने के लिए, कर्जा देने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया था। यह किसानों के भूमि को बंधक रख करके, अभी क्या बताया कि कर्जा देगा, लेकिन आपके जमीन का ये जो रसीद है ना, जो मेन कागज है ना जमीन का, वो ले लेगा। यानी कि आपके जमीन को बंधक बना लेता है। जिस जमीन पर आप कर्जा लिए हैं उस जमीन को आप बेच उच नहीं सकते हैं। आप कर्जा चुकाइएगा, फिर उस जमीन का कागज आपको दे देगा बैंक वाला, ठीक है ना। तो राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि विकास बैंक है। यह किसानों के जमीन को बंधक रखता है और 15 से 20 साल तक के लिए ऋण आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भूमि विकास बैंक भी ऋण देता है। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण 15 से 20 वर्ष के लिए ऋण दे रहा है, यानी कि ये दीर्घकालीन ऋण हो गया। 15 से 20 वर्ष के लिए है ना, तो ये दीर्घकालीन ऋण हो गया।
उसके बाद व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक क्या होता है? जो आप लोग जितना भी ये सब बैंक देख रहे हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, ये जितना भी बैंक देख रहे हैं, ये सब क्या है? व्यावसायिक बैंक है, बिजनेस करने वाला बैंक है। किसानों को ऋण यहां से भी मिल जाता है। किसानों के अलावा जिसको भी जरूरत है, तो जरूरतमंदों लोगों को भी यह ऋण दे देता है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा भी किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। व्यावसायिक बैंक के द्वारा भी ऋण दिया जाता है, लेकिन वही है कि व्यावसायिक बैंक 100 तरह का कागज मांगता है कि ये कागज दीजिए, वो कागज दीजिए, तब जाकर के ऋण मिलता है। ठीक है ना? आपका ITR चेक करेगा, इनकम चेक करेगा, आपका जो ये क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर, मतलब ऋण आप चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, कर्जा देंगे तो उसको लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, सब देखने के बाद ये ऋण देता है। तो हम लोगों की तरफ जो आमतौर पर जो बैंक आप लोग देखते हैं, ये सब है व्यावसायिक बैंक। ठीक है ना? तो व्यावसायिक बैंकों के द्वारा भी किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है, लेकिन यह जरूरत के अनुकूल नहीं है, क्योंकि सभी किसानों की पहुंच व्यावसायिक बैंक तक नहीं है। बेचारा सब किसान जो है वो व्यावसायिक बैंक तक नहीं पहुंच पाता है। लोग जो है वो प्राथमिक सहकारी समिति से, कुछ है जो जीविका से, आजकल तो गांव में लोग ना बैंक जाते भी नहीं है, जीविका से पैसा ले लेते हैं। जीविका से 1 रुपये प्रति सैकड़ के अनुसार से पैसा मिल जाता है, मतलब सस्ता ब्याज दर पर, तो लोग जीविका से ही लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्रामीण, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक तो आप सब लोगों के गांव की तरफ होगा। जो छोटे किसान होते हैं, जो गांव के किसान होते हैं, जो कमजोर वर्ग होते हैं, वो सब ग्रामीण बैंक से ही अपना काम चलाते हैं। 1975 में पहली बार इस बैंक की स्थापना किया गया था और बहुत ही ज्यादा संख्या में यह बैंक फैला। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, गांव गांव में यह बैंक फैल गया है। ग्रामीण बैंक जो है ना, यह गांव गांव में फैल गया है। तो छोटे किसानों और अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में 196 गो क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है। यानी कि गांव के जो छोटे किसान हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन सब लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंक खोला गया था। और सबसे ज्यादा लोग अभी गांव के लोग ना ग्रामीण बैंक से ही अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, काम चलाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है नाबार्ड। नाबार्ड भी किसानों की आवश्यकताओं को, कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है ना? ये नाबार्ड क्या है बाबू? तो नाबार्ड है कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। नाबार्ड भी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा, जिस भी जिला में रहते होंगे सर्च करिएगा, इस जिला में नाबार्ड कहां है, आपको बता देगा। इस जिला में भूमि विकास बैंक कहां है, बता देगा। आपके जिला में भूमि विकास बैंक कहां है, नाबार्ड कहां है, कृषि सहकारी समिति कहां है, ये सब आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगा। आप उस जगह पे जाइए, पता करिए कि क्या सचमुच में ऋण मिलता है कि नहीं मिलता। आपको पता लगेगा कि प्रिंस सर सही पढ़ाए थे। ठीक है ना? ऋण तो भाई मिलता है। यानी कि सब लोग किसानों को ऋण देना चाहता है। किसानों को ऋण की जरूरत क्यों है? बेचारे किसान गरीब होते हैं, उनकी आमदनी काफी कम होती है, उनको बीज के लिए, खाद के लिए, सिंचाई के लिए, खेती करने के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है। परीक्षा में सवाल भी आता है कि किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, तो लिखेंगे कि भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं और उनकी आमदनी काफी कम है, इसलिए उनको बीज के लिए, उर्वरक के लिए, सिंचाई के लिए, ये सब के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। अभी हम जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसको एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया था, 2014 में भी, कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या है? ऋण मतलब कर्जा। भाई आप लोग इतना देरी से पढ़ा रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि सर ऋण मतलब क्या होता है, और उसमें भी एक लड़का ऋण कैसे लिखा है, ऋण ऐसे लिखा है, बताइए। ई ऋण हुआ जी, ऋण मतलब ऐसे, समझ गए ना? ये होता है ऋण, इसका मतलब होता है कर्जा। ई वाला ऋण कौन भाई हुआ? ये तो गलत है। समझ में आ गया ना? तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या है? आराम से लिख दीजिएगा, सहकारी बैंक, कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। ये सब चीजों के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, अब लिख दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आता है, आराम से आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। सहकारी बैंक क्या है? ये भी अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कृषि साख समिति क्या है? ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक क्या है? ये अब जमीन को बंधक बनाता है, मतलब जमीन का कागज ले लेगा और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करेगा। व्यावसायिक बैंक क्या है? व्यवसायियों के लिए ये बैंक होता है, बिजनेसमैन के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों के लिए होता है, जो गांव स्तर पर होते हैं। नाबार्ड क्या है? यह किसानों के लिए ये बैंक देता है। नाबार्ड क्या है? ये व्यवसायिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को कर्जा दिलवाता है। तो ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद रखिएगा। क्लियर? अब अगली क्लास में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंक के बारे में, जो हम लोगों की तरफ बैंक है, जो आप लोगों को अभी बता रहे थे ना कि बैंक का कार्य क्या होता है, बैंक का मुख्य काम क्या होता है, ये हम आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। व्यावसायिक बैंक के बारे में अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो अगला क्लास में तैयार रहिएगा, किसके बारे में? व्यावसायिक बैंक के बारे में पढ़ने के लिए। क्लियर? हाँ, व्यावसायिक बैंक के बारे में अगली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। अगली क्लास में नहीं, 2 क्लास और लगेगा, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है बाबू? 2 क्लास और लगेगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।
तो अगली क्लास का इंतजार करिए। अगली क्लास में हम आप लोगों को व्यावसायिक बैंक और उसके कार्य के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़िएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों आज क्रैश कोर्स वाली क्लास में दोपहर में 1 बजे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते हुए मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद।